नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा फोन इन लाइव कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपकी सीधी बातचीत आपके विशेषज्ञ से करा सकें। और आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं उसका नाम है मधुमेह, कारण, लक्षण और उपचार। तो इस पर हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन आप हमें जल्दी से कॉल कर सकते हैं। हम आपको एक टोल फ्री नंबर दे रहे हैं जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो झटपट से हमें कॉल लगाइए, हमें आपके कॉल्स का इंतज़ार है। तब तक हम आपको आपके विशेषज्ञ से मिलवा देंगे, लेकिन टोल फ्री नंबर पहले आप नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 1800-3456-171। ये टोल फ्री नंबर आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, आप इस पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपने विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात करा दें। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर संतोष कुमार, जो कंसल्टेंट फिजिशियन हैं, मेडिसिन MD। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और आपको धन्यवाद कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। और मैं आशा करता हूं कि दूर तक जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, इस कार्यक्रम से काफ़ी फ़ायदा होगा और उनके सवालों को लेकर हम कोशिश करेंगे कि उनके सवाल जो क्वेश्चन है या सवाल है उनका समाधान दे पाएंगे। डायबिटीज़ के बारे में और भी बहुत सारी बातें जानते हैं अब अपने विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष कुमार से। सर, सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं कि अगर मोटे तौर पर हम डायबिटीज़, मधुमेह या आमतौर पर लोग इसे चीनी की भी बीमारी कहते हैं, इसे हम कैसे समझ सकते हैं? ये एक आम जन के लिए बहुत अच्छा ही सवाल है कि लोगों को पता कैसे चले कि हम डायबिटीज़ हैं या क्या रिस्क फैक्टर है। तो जनरली इसे चीनी का रोग, आम भाषा में जो बोलते हैं, इसे चीनी का रोग भी बोलते हैं, क्योंकि ब्लड में हमारे चीनी की मात्रा बढ़ जाती है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। और ये चीनी बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं। और जैसा कि इस वीडियो में अभी कुछ देर पहले आपने एक वीडियो दिखाया, उसमें लक्षण उसके दिखाए गए हैं कि बार बार थकावट होना या मोटापा बढ़ना या वज़न कम होना, आँखों की रोशनी में चेंज होना, या बहुत सारे और भी फैक्टर हैं जो कि आपको शक करते, घाव नहीं भरना, घाव का नहीं भरना। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपको मैंने सस्पेक्ट करते हैं या ये इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं शरीर में कुछ एबनॉर्मल हो रहा है। और शरीर में जब शुगर की मात्रा बढ़ती है तो केवल एक जगह नहीं, बहुत जगह, हर एक अंग को प्रभावित करती है जी। तो अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं सर, तो क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? इसके अलावा भी कुछ है जिसे हम रिस्क फैक्टर कह सकते हैं या जिसे हम रेड फ्लैग्स कह सकते हैं? रिस्क फैक्टर में किसी भी बीमारी के हम लोग जनरली जानते हैं कि 3 फैक्टर होते हैं। कोई भी बीमारी 3 कारणों से। एक होते हैं जेनेटिक, जो कि हमारे फैमिली कैरियर करता है फ्रॉम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। दूसरा फैक्टर है इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो आप कहाँ रहते हैं, किस परिवेश में रहते हैं। और तीसरा होता है लाइफ स्टाइल एंड चौथा डाइट। लाइफ स्टाइल में कि आप कैसे लाइफ स्टाइल अपनी ज़िंदगी को कैसे डेली व्यतीत कर रहे हैं। और चौथा जो है डाइट, जो कि आजकल इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया है, खास करके डेवलपिंग कंट्री में, जो हम दूसरों की नकल करके फास्ट फूड और पैक्ड फूड खा रहे हैं। तो डाइट का क्या है और उसको कैसे हम ले रहे हैं, ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जो कि डायबिटीज़ को आपको बढ़ावा देते हैं। सर, जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं, जैसा कि अभी आपने कहा कि कई सारे आपने फैक्टर्स बताए, तो इसमें अनुवांशिक वाले लोग कितने हैं अभी के समय में? और जो आप कह रहे हैं कि लाइफस्टाइल या डाइट के वजह से जो लोग आ रहे हैं आपके पास, जो कि डायबिटिक कहला रहे हैं, इसमें आप कैसे अंतर देखते हैं या कितना अंतर देख रहे हैं? जनरली डायबिटीज़ जो होता है, पहले आम भाषा में कहें कि 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 जो होता है इंसुलिन जिसमें ज़रूरत पड़ती है, और टाइप 2 जो होता है एक एज, सर्टेन एज के बाद होता है। तो दोनों में आनुवांशिक, जो आपने बताया कि आनुवांशिक दोनों में एसोसिएशन है, दोनों जुड़े हुए हैं फ्रॉम एक जनरेशन। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिस्क फैक्टर होता है वो टाइप 2 में देखा गया है कि आनुवांशिक ज़्यादा होते हैं। आनुवांशिक। लेकिन जहाँ तक कि लाइफ स्टाइल की बात है, तो लाइफ स्टाइल जो होता है, टाइप 2 जो डायबिटीज़ होता है, उसका बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर आजकल के समय में हो गया है। क्योंकि हमारा अनियमित लाइफ स्टाइल और अनियमित जो खान पान है, उसके कारण रिस्क फैक्टर आजकल बच्चों में भी देखा जा रहा है कि ये लाइफ स्टाइल के कारण एक मोटापा, जो कि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है डायबिटीज़ के लिए, तो डायबिटीज़ का ये सब है कि इसके कारण होने के चांसेस बढ़ गए हैं। जी। तो सर, जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ पे, तो लक्षण इसके और कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे अभी आपने कहा कि घाव का नहीं भरना या आंखों में धुंधलापन होना, लेकिन क्या कुछ ऐसे छोटे छोटे सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, जिसकी हम पहचान कर सकते हैं? क्योंकि ये तो बड़े सिम्टम्स हैं, ये विजिबल होंगे, लेकिन कई बार बहुत छोटे छोटे रेड फ्लैग्स होते हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पाते। जनरली 3 जो लक्षण होते हैं हम लोग डायबिटीज़ के, रेड फ्लैग साइन, या मतलब कहते हैं कि डायबिटीज़ हुई है। पहला है कि प्यास ज़्यादा लगना, बार बार यूरिन जाना, और भूख ज़्यादा लगना। ये 3 लक्षण जो है
हो सकते हैं कि सारे लोगों में मिले, नहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन और छोटे मोटे लक्षण जो होते हैं कि नॉर्मल से ज़्यादा छोटे छोटे काम करने पर थक जाना, आंखों की रोशनी में चेंजेज होना, घाव नहीं भरना, या बार बार कहीं कहीं शरीर में कहीं कहीं एक जगह से दूसरी जगह नए नए घाव बनना, अच्छा, बार बार इन्फेक्शन होना, शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ेगी तो आपके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात है कि नॉर्मल लाइफ स्टाइल, आपके सेम एज ग्रुप के रिलेटिवली आपका जो है उतना अपने कार्यों के प्रति लगाव नहीं होना या प्रदर्शन नहीं करना पड़ना, तो ये छोटे छोटे जो सिम्टम है कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कि आपके शरीर में कुछ अलग हो रहा है या कुछ अलग चल रहा है। सर, एक और बहुत कॉमनली यूज्ड एक टर्म जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि हम प्री डायबिटिक हैं या बॉर्डर लाइन डायबिटीज़, एक नया शब्द जो है वो चलन में है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इसे, या कैसे कह सकते हैं कि जो अगला है व्यक्ति वो प्री डायबिटिक है या फिर बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ है उसे? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि डायबिटीज़ के बारे में सब जानते हैं, नॉन डायबिटिक तो नॉर्मल आदमी सब जानते हैं, लेकिन आजकल एक टर्म दिया है प्री डायबिटिक। दैट मीन्स कि आपको भविष्य में डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो प्री डायबिटीज़ उसको कहते हैं जब डायबिटीज़ का आपका शुगर लेवल जो होता है, कट ऑफ क्राइटेरिया होता है कि इतने लेवल के बाद हम इसको डायबिटीज़ कहते हैं। और एक नॉर्मल मरीज में बोलते हैं कि 100 या 110 के पास जो होता है नॉर्मल आदमी का इतना शुगर लेवल होना चाहिए। और डायबिटीज़ के लिए कहते हैं कि फास्टिंग ब्लड शुगर जो है 126 से ऊपर होना चाहिए। तो बीच वाले जो पर्सन है 110 टू बिटवीन 126, इसको हम कहते हैं ये प्री डायबिटिक है। दैट मीन्स कि इनको दवा लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर अनियमित लाइफ स्टाइल और ये खान पान में रहेंगे तो डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये अपना केवल बिना मेडिसिन लिए केवल लाइफ स्टाइल और सब चीज़ डाइट चेंज करके ये बच सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया जो है ये प्री डायबिटीज हमको माने चुनना या मैंने नॉर्मल पर्सन से अलग करना, ये उनके लाइफ को आगे डायबिटीज़ होने से बचाने के लिए है। ये हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप अपना लाइफ स्टाइल और डाइट को सुधारिए। तो जैसा कि डॉक्टर साहब हमें लगातार बता रहे हैं, अगर आप में भी इस तरीके के कोई लक्षण आ रहे हैं, कोई लक्षण मौजूद है, या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर ये लक्षण आ रहे हैं, और जैसा कि सर ने अभी बताया बहुत ज़रूरी बात कि वो बच्चा भी हो सकता है, कोई अडल्ट भी हो सकता है और बुजुर्ग भी हो सकता है, तो इसकी पहचान करना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चे में भी इस तरीके के लक्षण सामने आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको आगे डॉक्टर से मिलना चाहिए, उनका परामर्श लेना चाहिए। सर, जहाँ तक अभी हम बात डायबिटीज़ की कर रहे हैं, हम धीरे धीरे इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी हमारे साथ समझ रहे हैं लगातार। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कौन कौन से टेस्ट हैं और कब ये टेस्ट कराना चाहिए। क्या कोई ख़ास उम्र सीमा पर पहुंच जाने के बाद नॉर्मली भी ये टेस्ट कराना चाहिए, या अगर आप ओल्ड एज में जा रहे हैं या 60+ हो रहे हैं तो टेस्ट कराना चाहिए? नहीं, ये भी एक अच्छा, लोगों को बस मन में शंका रहती है कि कब हम टेस्ट करवाएं। कुछ लोग होते हैं कि रेगुलर ऐसे ही 3 मंथ पे या 6 मंथ पे रेगुलर चेकअप करवाते रहते हैं, जो कि कोई फ़ायदेमंद नहीं है। अगर लग रहा है कि फैमिली में रिस्क फैक्टर है, अच्छा, दूसरी बात है कि हमारा लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, सिम्टम मिल रहे हैं, तो हमें ज़रूर एक बार डॉक्टर से सलाह लेकर टेस्ट करवा लेनी चाहिए, जिसमें कुछ नॉर्मल टेस्ट होते हैं, 2 या 3 टेस्ट होते हैं जो कि आपको बता सकते हैं कि आप डायबिटीज़ हैं कि नहीं है। जिसमें फास्टिंग ब्लड शुगर, खाली पेट में एक ब्लड शुगर होता है, एक जो शुगर होता है वो नाश्ते या खाने के 2 घंटे बाद होता है, और एक 3 मंथ का शुगर का रिपोर्ट होता है जो कि आपको क्वान्टिफाई करता है या बताता है कि आपको डायबिटीज़ पहले से हो चुका है या नहीं होता है। तो जब भी आपको सिम्टम लगे एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, और फालतू टेस्ट जो बंडल ऑफ टेस्ट होते हैं वो करवाने से बचे और डरे नहीं। और एक और हम लोग कहते हैं कि अगर आपकी एज 40 ईयर्स क्रॉस कर चुकी है, प्लस रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर में वही कि फैमिली रिस्क फैक्टर है, आपका लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, डाइट गड़बड़ है, स्ट्रेसफुल लाइफ व्यतीत कर रहे हैं, तो एक बार साल में एक बार जरूर रूटीन चेक करवाएं, जिससे कि आपका अर्ली जो है डायबिटीज़ का पता चल सके या अर्ली कोई भी बीमारी पता चल सके। और ये जरूरी नहीं है कि हम हर 2 महीने 1 महीने पर बैठ के शुगर का टेस्ट या करते रहें। ठीक है। आमतौर पर आजकल कई सारे ऐसे लोग हैं जो 40+ पे हैं, वो रेगुलरली टेस्ट करा रहे हैं। ऐसे में सर जैसा कह रहे हैं, इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है कि आपके स्क्रीन पर हमारा टोल फ्री नंबर जो है वो फ्लैश कर रहा है, तो अगर आप अपने विशेषज्ञ से सीधा सवाल पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई भ्रम है, तो वो भी आप दूर कर सकते हैं। सर, बहुत ज़रूरी बातें अभी हम कर रहे हैं, इस बीच में एक और बात आती है कि क्या डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन कॉम्बिनेशन में होता है, या अगर कोई डायबिटिक है तो उसे हाइपरटेंशन नहीं होगा, या डायबिटीज़ है तो हाइपरटेंशन हो ही जाएगा? क्या है ये, इसे हमारे दर्शकों को समझाइए। ये भी आपकी तरफ से अच्छा पूछा गया सवाल है, क्योंकि
अगर देखें, सबसे पहले मैंने बोला कि लाइफ स्टाइल रिलेटेड आजकल कुछ डिजीज हैं जो कि हमारे समाज में फैल रही हैं, एक बीमारी की तरफ फैल रही हैं। तो दोनों हाइपरटेंशन और डायबिटीज दोनों लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज है। जिस पेशेंट में डायबिटीज है, सपोज मान लेते हैं, उसमें हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसके डायबिटीज के कारण जो शुगर का लेवल हमारे शरीर में बढ़ा रहता है, उसके कारण बहुत सारे चेंजेस शरीर में होते हैं, जिसके कारण ब्लड प्रेशर की रिस्क बढ़ जाती है। अगर ठीक इसके उल्टा देखें, जिस पेशेंट को ब्लड प्रेशर है उसके भी शरीर में बहुत सारी चेंजेस होते रहती हैं, जिसके कारण डायबिटीज़ के रिस्क बढ़ जाते हैं। और अगर रिस्क फैक्टर की बात करें तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का दोनों का रिस्क फैक्टर, बहुत सारे कॉमन रिस्क फैक्टर हैं, जैसे लाइफ स्टाइल और डाइट, ये सब हम जो स्ट्रेसफुल लाइफ, जो कि दोनों को बढ़ावा देते हैं। तो ये चांसेस रहते हैं कि जिस पेशेंट में डायबिटीज़ है उसमें हाइपरटेंशन के रिस्क बढ़ जाते हैं, और जिसमें हाइपरटेंशन है उसमें डायबिटीज़ के रिस्क बढ़ जाते हैं। ऐसे में एक बहुत ज़रूरी सवाल यहाँ आता है सर कि क्या कब परामर्श लेने की स्थिति बनती है, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, कब हम समझें कि अब डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है या अब परामर्श की ज़रूरत है? ये भी बहुत सारे लोगों को शंका रहती है। बहुत सारे लोग डॉक्टर से जाने की जगह बचना चाहते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर साहब दवा लिख देंगे और वो ज़िंदगी भर मुझे दवा खानी पड़ेगी। दूसरी बात ये भी डर रहता है कि डॉक्टर साहब के पास गए तो डॉक्टर साहब मुझे डरा देंगे, बहुत सारे टेस्ट लिखेंगे और बहुत सारी ये दवाई लिखेंगे। तो मैं कहता हूँ कि अगर शरीर में लग रहा है कि कुछ भी अन इवेंट या कुछ भी लग रहा है नॉर्मल से एबनॉर्मल दिख रहा है, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें। नेट पे या बाहरी लोगों की सलाह लेने से अच्छा है कि डॉक्टर एक अच्छे डॉक्टर से मिल ले और जो एडवाइस करते हैं, टेस्ट करवाते हैं या जो भी फॉलोअप करने के लिए बोलते हैं, आप उसको माने। दूसरी बात है कि डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट हर जगह ये ज़रूरी नहीं है कि आपको दवा ही लेनी पड़े। कुछ चेंजेस करके अर्ली में अगर डायबिटीज़ का रेंज, शुगर लेवल कुछ ही बढ़ा रहता है, ज़्यादा नहीं बढ़ा रहता है, तो हम लोग कुछ चेंजेस करके हो सकता है कि उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक परामर्श की ज़रूरी है। और कब आपको फिर फॉलोअप करना है, 3 मंथ या 6 मंथ पे डॉक्टर बुलाते हैं, तो एक बार डॉक्टर से जाकर ज़रूर मिलें। यानी डॉक्टर ही वो व्यक्ति हैं जो आपको सही उपचार आपका कर सकते हैं और आपको सही राय भी दे सकते हैं। तो ये जो इंटरनेट पर हम डायबिटीज़ या अन्य कोई भी बीमारी के बारे में पढ़ते हैं और उस हिसाब से फिर बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं, उससे बचना चाहिए। एक और बहुत गंभीर सवाल उठता है सर कि आजकल गर्भवती महिलाओं में डायबिटीज़ के जो मामले हैं वो बहुत देखे जा रहे हैं। शुरू के कुछ ट्राइमेस्टर्स में अगर हम देखें तो वहाँ पे डायबिटीज़ आता है और बाद में फिर ख़त्म भी हो जाता है या कई बार वो चलते भी जाता है। क्या आप बड़ा कारण मानते हैं गर्भवती महिलाओं में? आजकल के प्रेग्नेंट जो लेडीज हो रही हैं, सबसे बड़ा है कि आजकल एक लेट मैरिज भी हो रहा है, जिसके कारण पेशेंट में, मरीजों में, लेडीज पेशेंट में ओबेज होती हैं, प्लस लेट मैरिज के कारण जो प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। सेकंड वही है लाइफ स्टाइल, डाइट का जो प्रॉपर डाइट नहीं लेना, स्ट्रेस लेना, और बहुत सारी वर्किंग महिलाएं भी होती है जिनके बहुत सारे फैक्टर होते हैं स्ट्रेस के, तो उसके कारण लाइफ स्टाइल जो फैक्टर है उसके कारण भी डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप प्रेग्नेंट रहें तो अर्ली एक बार फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट मंथ में, विद इन फर्स्ट मंथ एक बार ज़रूर चेकअप करवा लें और डॉक्टर के रेगुलर फॉलोअप में रहें। क्योंकि डायबिटीज़ महिलाओं में अगर डायबिटीज़ होता है, मैंने प्रेग्नेंट लेडीज़ में अगर डायबिटीज़ होता है तो फ्यूचर में उनको 50% चांसेस ज़्यादा रहते हैं डायबिटीज़ होने के बनस्पत नॉर्मल मरीज के। अभी तक हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ के कारण की और किन्हें किन्हें डायबिटीज़ हो सकता है, जिसमें अभी तक हमने ये समझा कि बच्चों को भी डायबिटीज़ हो सकता है, गर्भवती को भी डायबिटीज़ हो सकता है, कोई अगर वयस्क है उसे हो सकता है और जो ओल्ड एज में है उसे हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि उपचार क्या है सर, कैसे उपचार कर सकते हैं और उपचार के क्या कुछ तरीके हैं जो उपलब्ध है। क्या जो अभी तक आप कह रहे हैं कि दवाई खाना ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाएगा, या दवाई हम नहीं भी खा सकते हैं और कुछ, जैसा कि अभी आप कह रहे थे, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करके हम उससे बच भी सकते हैं? हाँ, ये लोगों की शंका है कि बहुत सारे लोगों की है कि दवाई ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी, तो इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं। बहुत लोग ये रहते हैं कि पहले ये उपचार देख लेते हैं, पहले दूसरे उपचार कर लेते हैं, नहीं कंट्रोल होगा तब अंग्रेजी दवा खाएंगे। लेकिन आजकल जो डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट हो गया है वो इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट हो गया है, मैंने हर एक आदमी के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है। ये नहीं कि एक बच्चे को डायबिटीज़ है तो वही ट्रीटमेंट एक प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी होगा और वही एक ओल्ड एज पर्सन के लिए होगा,
क्योंकि तीनों के मामले में कॉम्प्लिकेशन, जो डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन, रिस्क फैक्टर और उसकी लाइफ स्टाइल, तीनों के अलग अलग है। तो अगर बच्चे में होता है तो उसके लिए शुरू से ही हम लोग को देखना पड़ता है कि शरीर में इंसुलिन की मात्रा है या नहीं, और तो उसमें ओरल ड्रग काम नहीं करती, इंसुलिन देना पड़ता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ की बात करें तो उसमें हम लोग ओरल ड्रग नहीं देते हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ साथ उसके बच्चे की भी केयर करनी पड़ती है, तो जनरली ओरल टैबलेट नहीं, उसमें भी उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। और ओल्ड एज पर्सन जो कि अपनी लाइफ जी चुके होते हैं, माने एक मान लीजिए 50 या 60 ईयर्स के पर्सन थे, तो उनका ट्रीटमेंट अलग होता है, तो उनके ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। तो एज वाइज डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट अलग होता है। और दूसरी बात है कि सबका रिस्क फैक्टर, उनके एक डाइट का हैबिट, वो समझना ज़रूरी होता है कि क्या रिस्क फैक्टर प्रीडोमिनेट कर रहा है। उसको हम लोग चाहते हैं कि हर एक लाइफ स्टाइल प्लस डाइट जो है वो हर एक एज ग्रुप के लिए हम लोग अलग अलग एडवाइस करें। सर, अभी आपने एक शब्द कहा इंसुलिन। कब ज़रूरत पड़ती है इंसुलिन लेने की? जैसे हमने बच्चों और गर्भवती में तो समझ लिया, लेकिन कई ऐसे वयस्क हैं या ओल्ड एज में कई सारे लोग चले जाते हैं जब उन्हें इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो कब लेते हैं इंसुलिन? जनरली हम तो कहेंगे डायबिटीज़ के लिए आजकल 2 ही ट्रीटमेंट है, ओरल ड्रग्स और इंसुलिन। जनरली हर एक एज ग्रुप के लिए अगर हम लोग टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें तो उसमें शरीर में इंसुलिन की मात्रा कमी होती है, जिसलिए इंसुलिन उसका फर्स्ट जो ड्रग ऑफ चॉइस है या जो दवा दिया जाना है टाइप 1 डायबिटीज़ में, वो इंसुलिन ही देना है। टाइप 2 डायबिटीज़ में होता है कि अब देखना पड़ता है कि कितना ओबेज पर्सन है या उसकी एज क्या फैक्टर है। तो अगर अर्ली एज, यंग एज रहता है तो हम लोग शुरू से ही इंसुलिन प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसको हम लोग चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में जो डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो कम से कम हो। और इंसुलिन आजकल तो फर्स्ट लाइन, माने हर एक डायबिटीज़ पर्सन को फर्स्ट लाइन के रूप में ही ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट कम है। अच्छा। और लॉन्ग टर्म में डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो इंसुलिन से कम होने के चांसेस रहते हैं। एक और सवाल है सर, जब बात इंसुलिन और जब हम ओरल ड्रग की भी कर रहे हैं, तो ऐसे में जो समस्या है, ये तो समस्या हम समझ रहे हैं अब तक कि बहुत बड़ी है, लेकिन एक और बात आती है कि जैसे ही हमें डायबिटीज़ होता है, एक जनरल एक परसेप्शन लोगों के दिमाग में बन जाता है कि अब ये शरीर के अन्य अंगों को भी ख़राब करेगा। तो कब ऐसी नौबत आती है कि डायबिटीज़ के बढ़ने से शरीर के अन्य अंग जो हैं उससे वो प्रभावित हो रहे हैं? जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि डायबिटीज़ में चीनी का बीमारी है। चीनी जो है शरीर में नॉर्मल शुगर लेवल से ज़्यादा बढ़ा रहता है, और ये शुगर लेवल जब बढ़ा रहेगा तो शरीर के हर एक अंग को प्रभावित करता है, हर एक अंग को, हर एक नस को, हर एक नर्व को प्रभावित करता है। तो जनरली इसलिए कहा जाता है कि डायबिटीज़ अगर हो गया तो जनरली लंबे समय 10 से 15 साल बाद ऑर्गन डैमेज के लक्षण आने लगते हैं। तो इसलिए हम लोग शुरू से बोलते हैं कि आप लोग शुगर को स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखें, चाहे जैसे भी हो, लाइफ स्टाइल से, डाइट से और मेडिसिन से। 3 ही हमारे पास साधन है कंट्रोल करने के। तो कॉम्प्लिकेशन आएंगे, लेकिन उसके लिए डरना नहीं है। उसका उपाय आपके पास है कि आप जो प्रिकॉशन और जो मेडिसिन है, अगर डॉक्टर एडवाइस करते हैं उसको रेगुलर लेते रहें और फॉलोअप करवाते रहें, डॉक्टर से मिलते रहें। यानी चिकित्सीय परामर्श अगर आप लगातार लेते रहते हैं तो आप डायबिटीज़ क्या किसी भी बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन यहाँ ज़रूरी बात यही हो जाती है कि आपको डॉक्टर के परामर्श में रहना है। कई बार ऐसा होता है कि आप डॉक्टर से फॉलोअप नहीं करते हैं। आप एक बार जाते हैं, अगर आपने कोई दवाई ले ली, उसे आप लंबे समय तक खाते रहते हैं, लेकिन आप डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं। और डायबिटीज़ में, जैसा कि सर हमें बता रहे हैं, आपको लगातार फॉलोअप में 3 महीने या 6 महीने में जैसे आपके डॉक्टर आपको बुलाते हैं, आपको जाना होता है। एक और बड़ा सवाल है सर, अभी बड़ा सवाल कहूँ या भ्रम कहूँ या सवाल ही से समझे तो ज़्यादा बेहतर है कि अभी जब जैसे ही कोविड आया और कोविड के बाद लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो कम्प्लीटली बदल गया। कई सारे लोग इस दौरान कोविड पेशेंट हुए, उनमें डायबिटीज़ के क्या मामले अब आपको नज़र आते हैं और वो कैसे हैं? वो टाइप 1 टाइप 2 ही हैं या कुछ और नए सिम्टम्स उभर कर आ रहे हैं? उसे आप कैसे देखते हैं? हाँ, ये लोगों का आजकल काफ़ी भ्रम फैला हुआ है। भ्रम क्या है, एक तरह से रियलिटी भी है, और इसका शंका दूर किया जाना जरूरी है। हमारे पास 2 ग्रुप के पेशेंट हैं। एक तो पहले से जो डायबिटीज थे उनमें कोविड हुआ, और सेकंड ग्रुप है कि जिनको कोविड हुआ उसके बाद डायबिटीज डेवलप कर रहे हैं। तो फर्स्ट ग्रुप की बात करें, जो पहले से डायबिटीज थे उनमें कोविड हुआ, तो उनमें रिस्क ऑफ कोविड ज़्यादा था, चांसेस जो संभावना थी कोविड होने की, क्योंकि डायबिटीज एक जो डायबिटीज की बीमारी है उसमें शरीर की इम्यूनिटी कम रहती है नॉर्मल मरीज से। तो उसमें कोविड जो है एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन था, जिसकी इम्यूनिटी कम रहेगी उसमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ऐसे ही बढ़ जाते हैं। तो उस ग्रुप में तो कोविड
कोविड का इन्फेक्शन ज़्यादा हुआ। अब सेकेंड ग्रुप की बात करें, जो पेशेंट कोविड हुए, जो पहले से डायबिटीज़ नहीं थे, कोविड का इन्फेक्शन हुआ, अब उनमें डायबिटीज़ चांसेस कुछ पेशेंट में बढ़े हैं, जो कि अपनी लाइफ स्टाइल और डाइट को सही तरीके से नहीं कर पाए, क्योंकि कोविड एक जो है वायरल इन्फेक्शन है और वो भी जो है शरीर के हर एक अंग को प्रभावित करता था। तो हम जानते हैं कि इंसुलिन जो है वो पेनक्रियास से निकलता है। अगर कोविड जो है पेनक्रियास को डैमेज किया तो जिससे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हुई, और इंसुलिन की मात्रा कम हुई तो उसके कारण डायबिटीज डेवलप किया। सेकेंड नंबर, जो कोविड के कारण स्ट्रेस फैक्टर और लाइफ स्टाइल में बाद में चेंजेज हुए हैं, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल का है या डाइट फैक्टर का है या लोगों का इनसिक्योरिटी के कारण स्ट्रेस हुआ है, उसके कारण भी एक डायबिटीज का रिस्क बढ़ा है। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है कि कोविड के बाद उन पेशेंटों में डायबिटीज का रिस्क पहले से ज़्यादा बढ़ा है। सर, जैसा कि अभी आप जिक्र कर रहे थे स्ट्रेस की, क्या स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है आगे आने वाले समय में डायबिटीज़ होने का? और उसी से जुड़ा एक और सवाल है कि क्या ये जो हम लाइफस्टाइल की लगातार बात कर रहे हैं, जिसमें अभी आप सीडेंट्री लाइफस्टाइल की बात कर रहे थे, क्या लाइफस्टाइल को सुधार करके हम प्री डायबिटिक स्टेज से क्या वापस आ सकते हैं, एक नॉर्मल जीवन जी सकते हैं, डायबिटीज़ फ्री हो सकते हैं? हाँ, ये तो बहुत लोगों के मन में शंका रहती है कि यह सवाल रहता है कि क्या है। तो जैसा कि आपने पहले सवाल पूछा कि स्ट्रेस जो एक मेजर फैक्टर है, स्ट्रेस के कारण हमारे शरीर में कॉर्टिसोल जो हार्मोन रहता है उसकी एक लेवल मात्रा बढ़ी रहती है, और वो हार्मोन जो हम लोग कहते हैं कि इमरजेंसी हार्मोन है, बॉडी के लिए है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि उसके कारण शुगर का लेवल बढ़ता है, प्लस शरीर के अदर ऑर्गन को डैमेज करता है, जिसके कारण डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। अब स्ट्रेस जिस कारण से भी हो, लेकिन बॉडी में वो एक रिस्क फैक्टर है बीमारियों के होने का। और सेकेंड नंबर आपने बताया कि जैसे लाइफ स्टाइल चेंज करके हम क्या प्री डायबिटिक से डायबिटिक हो सकते हैं, तो ये एक मेजर फैक्टर तो है ही। अगर लाइफ स्टाइल में अगर कम्प्लीटली हम इम्प्रूव करें प्लस डाइट फैक्टर को इम्प्रूव करें, तो प्री डायबिटीज पर्सन को हम लोग ये एडवाइस ही करते हैं। प्री डायबिटीज के लिए जनरली हम लोग ड्रग एडवाइस नहीं करते हैं। प्री डायबिटीज के लिए दो ही चीज़ एडवाइस करते हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइट इम्प्रूवमेंट। उसको अगर वो रेगुलर फॉलोअप करता है तो हो चांसेस क्या, हम तो कहेंगे कि रिस्क ही नहीं रहेगा डायबिटीज होने का। सर, लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें, लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए आम तौर पर भी एक व्यक्ति की, जिससे उसे हाइपरटेंशन और ये डायबिटीज़ ये दोनों ना हो? लाइफ स्टाइल एक बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है। जनरली ऐसा नहीं कर सकते कि हर एक आदमी की लाइफ स्टाइल दूसरा कोई नकल करके उसको फॉलोअप करके बच सकता है, क्योंकि हर एक की जॉब की टेंडेंस, जॉब का नेचर अलग है, काम करने का तरीका अलग है। तो लाइफ स्टाइल में कुछ चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि हमारी लाइफ स्टाइल आपकी लाइफ स्टाइल एक नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, एटलीस्ट 24 आवर में आधे 1 घंटे की एक्सरसाइज जरूर इंक्लूड करें। वॉकिंग 5 to 7 किलोमीटर की वॉकिंग जरूर इंक्लूड कर लें। 15 से 30 मिनट की मेडिटेशन कर लें। और चौथा नंबर है कि स्लीप, प्रॉपर स्लीप होना बहुत ही ज़रूरी है। 7 to 8 आवर की हम लोग स्लीप बोलते हैं। और पांचवा जो आजकल जो कॉमन रिस्क फैक्टर हर एक एज ग्रुप के लिए हो गया, स्क्रीन टाइम, जो कि सीडेंट्री लाइफ स्टाइल को बढ़ावा दे रहा है। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी या किसी भी स्क्रीन का यूज कम करने का एडवाइस देते हैं हम लोग कि इसका कम से कम यूज कम करें, और अपना लाइफ स्टाइल में ये सब इंक्लूड करके आप स्वस्थ लाइफ जी सकते हैं। सर, कई सारे लोगों के पास लेकिन ये मन में सवाल रहता है कि कैसे लाइफस्टाइल एक दिन में बदल लें, और जैसे ही हम कहते हैं 30 मिनट्स का एक्सरसाइज, जैसा कि आपने कहा, तो लगता है कि करें, 2-3 दिन लोग मोटिवेटेड रहते हैं और उसके बाद से वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे मोटिवेटेड रहें। लाइफ स्टाइल एक दिन में तो नहीं हो सकता है। जो आदमी आज तक कुछ किया नहीं और उसको हम एक दिन में कहें तो ज़रूरी नहीं है कि कल से वो काम करने लगे। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि डेली के माने हमारे डेली रूटीन में उसको सम्मिलित कर लेना है, और एक बार सम्मिलित हो जाता है तो फिर तो वो रूटीन पार्ट हो जाता है। हाँ, इसके लिए थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत है। दूसरी बात है कि ग्रुप एक्टिविटी की ज़रूरत है। और तीसरा चीज़ है कि वीकली या फोर्टनाइटली एक तरह का जो माने क्या कहेंगे काउंसलिंग जो होता है। बिल्कुल। और ये चीज़ें लगातार करके आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं। तो लगातार कोशिश करते रहिए, सर जैसा आपको बता रहे हैं उसे आप एकदम फॉलो करते रहिए। और इसी के साथ आपको बता दूं कि कार्यक्रम जो है वो अब बस ख़त्म होने वाला है। सर, आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात ये कि आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं। डायरेक्टर DD के
patna@gmail.com पर मेल करके। नमस्कार।